आपके सामने। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी एई में 2 बार आया है, उत्तराखंड में भी आया है और ईएससी में भी आया है, ठीक है। बल्कि यूपी में ये 3 बार आया है, 2003 में, 2008 में और 2016 में ना। है तो इस सवाल में कुछ भी नहीं, बट केवल कि इतनी बार रिपीट हुआ है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बताया जा रहा है, ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। A steel plate is 30 centimeter wide and 10 mm thick. A rivet of nominal die of 18 mm is driven. The net sectional area of the plate. प्लेट का नेट सेक्शनल एरिया आपने बताना है, ठीक है भाई। तो सिंपल सी बात है, जो नेट एरिया है वो आपको मालूम है क्या होता है, बी माइनस एन डी इंटू टी होता है। यहाँ पर प्लेट की जो थिकनेस है, अब देखो आंसर जो है आपके पास वो सेंटीमीटर में है, तो आप प्लेट की थिकनेस जो विड्थ है वो सेंटीमीटर में लेंगे, एक रिवेट है। अब यहाँ जो डायामीटर होता है वो ग्रॉस डाया लेना होता है। तो 18 में हम लोग कितना ऐड करते हैं, 1.5 ऐड करेंगे, 25 से कम होगा तो ग्रॉस डाया हो जाएगा 19.5। लेकिन इसको आप क्या कर दीजिएगा, 10 से डिवाइड कर दीजिएगा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ये गलती हो सकती है। और थिकनेस जो है वो प्लेट की 10 mm थिक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है। आंसर निकाल लेंगे, बिल्कुल सही आंसर आपका आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सभी का हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन उत्तराखंड एई में 2 बार पूछा गया, लेकिन ये एई में 2 बार पेपर हुआ था क्या, 13 में? जेपी मतलब एक ही साल में पूछा गया, 2013 में ही उत्तराखंड और जेपीएससी दोनों में। चलिए, 2 स्टील प्लेट ईच 300 mm वाइड एंड 10 mm थिक आर कनेक्टेड बाई सिंगल बोल्ट। इफ द प्लेट्स आर इन टेंशन एंड डायमीटर बोल्ट होल इज 20 mm, द नेट सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट विल बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन बैक टू बैक क्यों लिए गए हैं, उसका लॉजिक समझिएगा। वो रिवेट का क्वेश्चन था, ये बोल्ट का क्वेश्चन है। तो बोल्ट में क्या होता है, बोल्ट में क्या होता है कि जो हम लोग क्लियरेंस देते हैं वो डिफरेंट होती है और रिवेट में अलग होती है, ठीक है। रिवेट में यहाँ पर 1.5 mm या 2 mm जोड़ा जाता है, बोल्ट में 1 mm, 2 mm और 3 mm इस तरीके से ऐड किया जाता है। अब इस क्वेश्चन में गलती हो सकती है एग्जाम में, वो ये कि आप देखेंगे कि अच्छा ठीक है, गुंजाइश कम है यहाँ पर। हाँ, गलती हो सकती है कि यहाँ पर जो डायामीटर है 20, आप इसमें 2 ऐड कर देंगे, तो 2 ऐड नहीं करना, ये सीधे सीधे आपको क्या दे रखा है, बोल्ट होल का ही डायामीटर गिवन है। तो आपने इसमें कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, सीधे सीधे बी माइनस डी इंटू टी लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 300 माइनस 20, 20 माइनस कीजिएगा, 22 माइनस मत कीजिएगा, नहीं तो गलत आंसर जाएगा। ये कर रहे हैं बालक, प्रियांश ने लिख भी दिया 20 + 2, ठीक है। तो जिनका आंसर बी आ रहा है वो गलत कर रहे हैं, बी आंसर नहीं होगा, ठीक है। वैसे तो मैक्सिमम सभी ने आंसर सही किया है, 1-2 स्टूडेंट को छोड़कर, ठीक है, 2-4 स्टूडेंट को छोड़कर बाकी सभी का आंसर जो है वो सही है, ठीक है। तो 300 माइनस 20 इंटू आप क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, तो यहां से आपका आंसर जो आ जाएगा वो 2800 आ जाएगा, है ना, 2800। समझ रहे हैं। तो ये 2 क्वेश्चन जो बैक टू बैक रखे गए हैं, समझ लीजिएगा कि एक क्वेश्चन रिवेट का लिया गया है, दूसरा क्वेश्चन बोल्ट का लिया गया है। तो ऐसा इसलिए है ताकि आपको मालूम रहे कि दोनों केसेस में आप फाई को ग्रॉस डाया में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और ये भी याद रहे कि जल्दबाजी में इस तरह की गलतियां जो है वो आपसे ना हो, ठीक है। ऑटो कैड जो है वो यहाँ नहीं हो रहा है इस सेशन में, क्योंकि ऑटो कैड मुझे भी नहीं आता। स्टेट प्रो आता होता तो मैं करवा देता, वो मुझे आता है, बट ऑटो कैड नहीं आता है, ठीक है। दूसरी बात, कुछ बच्चे DFCCIL के लिए कमेंट भी कर रहे थे, बेटा मैं समझा समझा कर थक गया हूँ कि बालक लॉर्ड फेयर का यही क्वेश्चन सारे सेशन में पूछे जाते हैं। ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है जिससे मैं मेजर करके बता दूं कि ये सवाल DFCCIL में आएगा और ये नहीं आएगा। केवल एक गेट को छोड़कर बाकी सभी सवाल, ठीक है। गेट में भी इवन 1 नंबर में क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं, बहुत से क्वेश्चन गेट के भी स्टेट एजीआई में रिपीट होते हैं। तो इसलिए लास्ट मोमेंट पर कि सर DFCCIL के लिए अलग कुछ उसमें मत पढ़ो, जितने भी QRP सेशंस हो गए
जितने भी अभी तक क्यूआरपी सेशंस हो गए हैं उन्हीं को आप दोबारा देख लो अगर टाइम है आपके पास, या जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, थ्योरी पढ़ी है, उसी को पढ़ो DFCCIL के लिए। ठीक है, अलग से एक न्यू बैच न्यू सेशन के चक्कर में आप पढ़कर क्या करोगे, जो भी आपने आज तक, देखो मैं ये सभी के काम की बात बता रहा हूँ, है ना, 1 मिनट आपका खराब होगा लेकिन मैं बता देता हूँ। होता क्या है कि मान लो मैं अभी आज की डेट में DFCCIL के नाम पर एक अलग DFCCIL है या DFCCIL है, 2 बार है, जो भी है, DFCCIL बोल देते हैं। मान लो इसके नाम पर मैं एक नया प्रैक्टिस सेशन निकाल देता हूं, तो आपको क्या लगेगा कि जो अब चल रहा है, आपको क्या लगेगा जो अभी चल रहा है वही DFCCIL में आएगा, समझ रहे हैं? ठीक है, तो आप क्या हो जाएंगे, करंट सेशन पर फोकस कर जाएंगे। लेकिन आज से पहले ये तो है नहीं कि आप केवल DFCCIL के लिए पढ़ रहे थे, आप तो SSC JEE के लिए पढ़े होगे, UPPSC AE के लिए भी पढ़ोगे, किसी और एग्जाम के लिए भी पढ़े होगे। तो आप क्या करोगे, जो आपने अभी तक मेहनत की है आप सोचोगे वो बेकार है, अभी तक जो हमने 100 से ज्यादा QRP सेशन देखे वो बेकार है, आप केवल करंट सेशन पर फोकस कर लोगे। जबकि सच्चाई ये है कि जितना भी आपने आज तक पढ़ा है वो सारा का सारा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये केवल DFCCIL के लिए नहीं है, हर एग्जाम के लिए। जिन स्टूडेंट्स ने इवन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम दिया था, है ना, इस सब प्रज्ञा है, नेहा है, दिलीप है, ठीक है, शैलेंद्र हैं, ठीक है, काफी स्टूडेंट हैं जो इस समय लाइव हैं, आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम दिया, क्या UPPSC AE के लिए आपने जो प्रिपरेशन की थी क्या वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री में काम नहीं आई? है ना, वो आता है। तो इसलिए आपने कोई भी आपका एग्जाम आए और एग्जाम में जब 10 से 15 दिन बचे हो तो नए के पीछे मत भागिए, जितना भी आपने उस पॉइंट ऑफ टाइम तक पढ़ रखा है उसको आप रिवाइज कीजिए, अपने नोट्स रिवाइज कीजिए, जो भी आपने क्वेश्चंस किए हैं उनको रिवाइज कीजिए और फिर एग्जाम में जाइए, हमेशा बेनिफिट बनेंगे। केवल लाइव वॉचिंग बढ़ाने के लिए है, ठीक है, एक सनसनी फैलाने के लिए, देखो आपके लिए हम एक नया देखो लेकर आए हैं, हम आपके बारे में कितना सोच रहे हैं, और उस तरीके से मैं एक इवेंट ले भी आऊंगा तो उसमें आपका लॉस है, उसमें आपका लॉस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोड फैक्टर इज डिफाइंड एज, लोड फैक्टर इज डिफाइंड, क्योंकि काफी स्टूडेंट जो है ना वो कमेंट्स में, ऑफलाइन कमेंट में भी ये चीज बोल रहे हैं, तो इसलिए बताना जरूरी था ये वाली बात। लोड फैक्टर, तो लोड फैक्टर से क्या होता है, हम लोग जो वर्किंग लोड होता है उस वर्किंग लोड को लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, अल्टीमेट लोड मिल जाता है, अल्टीमेट लोड। तो क्या रहेगा, अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड, बिल्कुल सही बात। ठीक है, अल्टीमेट लोड जिस लोड के लिए आप डिजाइन कर रहे हैं, और वर्किंग लोड जो एक्चुअल में आने वाला है। ठीक है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, ज्यादा के लिए डिजाइन करते हैं। अब इसमें देख लीजिएगा थोड़ा सा, लोड फैक्टर क्या है, फेलियर लोड या कहिए अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड हमने बोल दिया। तो हम लोग कभी भी जो फेलियर लोड है वहां तक लोड को नहीं लेकर जाते हैं, ठीक है, वहां तक नहीं लेकर जाते हैं, उससे कम ही लोड स्ट्रक्चर पर हम लोग आने देते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग मोमेंट के टर्म से बोल सकते हैं, प्लास्टिक मोमेंट अपॉन मोमेंट। जो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी होती है वो होती है हमारे पास क्या, यील्ड स्ट्रेस इनटू प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस। ठीक है, और आपका जो मोमेंट आप अलाउ कर रहे हो वो होता है परमिसिबल स्ट्रेस इनटू जेड। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा ये जो एफ वाई अपॉन एफ, ये जो टर्म होती है, ये टर्म होती है हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और ये टर्म होती है हमारे पास शेप फैक्टर, शेप फैक्टर। तो लोड फैक्टर का एक फॉर्मूला ये भी होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू शेप फैक्टर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू शेप फैक्टर। अब मान लीजिए कि आपके पास जो इनिशियली जो लोड फैक्टर था, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एफ वाई अपॉन एफ और इंटू जेड पी अपॉन जेड, राइट। अब मान लेते हैं कि हमने क्या कर दिया, जैसे आप जानते हो, गुड इवनिंग ब्रजेश जी, कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग ने पढ़ा है कि अर्थक्वेक और विंड के केस में हम लोग स्ट्रेसेस को 33.33% तक बढ़ा देते हैं। तो जब मैं अलाउएबल स्ट्रेस को इंक्रीज कर दूंगा,
जब मैं अलाउएबल स्ट्रेस को क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा, तो लोड फैक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, ये लोड फैक्टर 1 था, अब मैंने क्या लोड फैक्टर 2, तो हमने क्या कर दिया कि जो यील्ड स्ट्रेस है उसको हमने n गुना कर दिया, 20% बढ़ा दिया तो 1.2 n की वैल्यू 1.2 हो गई, 30% बढ़ा दिया तो n की वैल्यू 1.3 हो गई। परमिसिबल स्ट्रेस को मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, परमिसिबल स्ट्रेस को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, और ये क्या है, ZP/Z वैसे ही रहेगा। तो अब जो आपके पास नया लोड फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, 1/n इंटू, अब यहां पर देखिएगा ये जो Fy/F है ये क्या था, आपका इनिशियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और ये क्या है, शेप फैक्टर। तो जब हम लोग परमिसिबल स्ट्रेसेस को इंक्रीज कर देते हैं उस केस में हमारे पास जो लोड फैक्टर का फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू एस अपॉन दिस एन फैक्टर, और ये एन फैक्टर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 1.x टाइप। ठीक है, तो n की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी 1.x, जहां पर x क्या हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, अगला सवाल इसी कॉन्सेप्ट पर है, अब आप इस सवाल को कर सकते हो इजिली। अमित कुमार कह रहे हैं सामने आके क्लास लिया करिए सर, पीछे से क्या वार करते हैं। बहादुरों की तरह आगे से आकर क्लास लिया कीजिए। कर रहे हैं उसका भी इंतजाम यार, कल रात बहुत दिमाग खराब किया मैंने अपना, इसीलिए विंडो एप्पल के लैपटॉप में मैंने विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल की, बट वहाँ पर अभी थोड़ा सा कुछ इश्यूज आ रहे हैं। वॉइस लैग की प्रॉब्लम तो सही हो गई, लेकिन बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, तो फिर सामने से आकर क्लास लिया करेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप क्या सीधे सीधे क्या, फॉर एन आई बीम द शेप फैक्टर इज 1.12, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5, और स्ट्रेस को कितना इंक्रीज कर दिया, 20%, तो एन की वैल्यू कितनी रहेगी, 1.2, तो यहाँ से आपका क्या जाएगा, लोड फैक्टर आएगा। ठीक है, विंड एंड अर्थक्वेक की वजह से आपने परमिसिबल स्ट्रेस को 20% तक बढ़ा दिया। कितना आ रहा है आंसर, 1.4 आ रहा है क्या, आंसर इज 1.4। ठीक है, ईएससी में भी आया, बहुत जगह आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामाज्ञा जी आप डेली लेट क्लास अटेंड कर रही है मैडम, ठीक है, समय से आया कीजिए। रोल्ड स्टील ट्यूब्स आर रेफर्ड बाय देयर, रोल्ड स्टील ट्यूब्स को हम लोग ठीक है, ए और डी में गड़बड़ मत कर दीजिएगा, आउटर देखकर, आउटर डायामीटर, आउटर डायामीटर एंड थिकनेस, ठीक है, तो यह कि स्टील ट्यूब्स आर डेजिग्नेटेड बाय देयर आउटसाइड डायामीटर एंड सेल्फ वेट, सेल्फ वेट। ठीक है, अच्छा 6 सितंबर से ट्रैवलिंग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following load combinations are not mentioned in IS 800? चलिए बताइए जल्दी से आंसर इसका, डेड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड प्लस विंड लोड, तो याद कीजिएगा अर्थक्वेक लोड और विंड लोड को कभी भी एक साथ कंसीडर
कभी भी एक साथ कंसीडर नहीं करते हैं। विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड शैल बी एज्यूम नॉट टू बी एक्ट साइमल्टेनियसली। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ बोथ दी फोर्सेस शैल बी गिवन सेपरेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to IS 800, in case of structural steel design, the span length of flexural member in a continuous frame system shall be taken as the distance between center to center of the support plus twice the eccentricity, diametrically opposite ends of the support, center to center of the support, edge to edge of the support, है ना। फर्जी ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, to manufacture cast iron, coke, limestone and are remelted. आयरन, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन। क्या फर्जी कास्ट आयरन को बनाने के लिए कास्ट आयरन और आयरन, अरे कास्ट आयरन ही बना रहे तो इसके लिए क्या कास्ट आयरन ही बनाएंगे? क्या है? पिग आयरन। ठीक है, कच्चा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट की गड़बड़ है बालक, है ना। rivets and bolts subjected to both shear stress and axial tensile stress shall be so proportional that the stress do not exceed the respective allowable stress tau v and STF and the value of does not exceed। सब इसका आंसर जो है वो बी कर रहे हैं, बी कर रहे हैं। लेकिन बच्चे ये वैल्यू जो लिखी हुई है इसको यहां करके लिखो ऐसे। क्या स्क्वायर किया गया है? क्या इसका स्क्वायर किया गया? नहीं है ना। जब स्क्वायर नहीं है तो ये वैल्यू किससे कम होनी चाहिए? 1.4, 1.4। तो आंसर क्या होना चाहिए? ई। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर नहीं है, समेशन है। हालांकि किताब में भी गलत दिया है, इन्होंने स्क्वायर करके तो सही दे दिया है लेकिन वैसे आंसर यहां पर गलत दिया है। ठीक है, क्या आवाज नहीं आ रही? वॉइस नहीं आ रही? क्या आ रही है ना? ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अच्छा, अपडेटेड बुक्स आ गई हैं क्या इनकी? अपडेटेड बुक्स आ गई हैं? ये पहला एडिशन था इनका भी। Which of the following failures of bolted joint can be avoided by providing sufficient edge distance? तो ध्यान दीजिएगा, कई तरह की फेलियर होती हैं जो प्रॉपर एज डिस्टेंस नहीं दी जाती हैं, जैसे shear failure of plate. A plate may fail in shear along two lines as shown in figure. This may occur when minimum proper edge distance is not provided. तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ, यहाँ से प्रॉपर एज डिस्टेंस नहीं दी थी, तो ये इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, शेयरिंग हो जाएगी, और ये प्लेट यहाँ से क्या हो जाएगी, इस तरह से कट जाएगी। क्या वॉइस में कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? दूसरा होता है बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स। बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स, बहुत नॉइज आ रही है। मैं एक मिनट वेट कीजिए, मैं सुनकर देखता हूँ जरा अपने फ़ोन में। एक्चुअली मैंने क्या किया है, इसमें लैपटॉप में थोड़े से चेंजेस किए थे। एक सेकंड वेट कीजिए, मैं देखता हूँ। हाँ जी यार, थोड़ी सी है तो प्रॉब्लम, ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम है, तो माइक्रोफोन की प्रॉब्लम है। चलो इसको देखेंगे, करेंगे इसे सही। लेकिन अब बीच क्लास में, या तो फिर बीच बीच क्लास में इसको करने का मतलब गड़बड़ हो सकती है। आप अपने एंड पर क्या करो, वॉइस को थोड़ा कम कर लो। अपने एंड पर क्या कर लो, वॉइस को थोड़ा सा कम कर लो। ठीक है, तो देखिए बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट ये भी इसी वजह से होता है, इनसफिशिएंट एज डिस्टेंस की वजह से बियरिंग। इस पर एक्चुअली कई क्वेश्चंस आए हुए हैं, कई क्वेश्चन आए हुए हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूं। और स्प्लिटिंग या जो क्रैकिंग फेलियर होती है प्लेट्स की, वो भी सेम सेम रीजन की वजह से होती है। स्प्लिटिंग में क्या होता है, इस तरीके से प्लेट जो है वो यहां से किनारे से दो पार्ट में इस तरीके से ब्रेक कर जाएगी। ठीक है, तो चाहे स्प्लिटिंग फेलियर हो चाहे बियरिंग फेलियर हो, बियरिंग में क्या होगा, यहां पर प्लेट में इस तरीके से डिप्रेशन पड़ जाएंगे, प्लेट में इस तरह से क्या हो जाएंगे, डिप्रेशन पड़ जाएंगे। ये तीन तरह की, ये जो तीन तरह की जो फेलियर होगी, ये तीन तरह की जो फेलियर होगी वो किसकी वजह से होगी, इम्प्रॉपर एज डिस्टेंस की वजह से होगी, या कहिए एंड डिस्टेंस की वजह से होगी। तो अगर ये कोई रिवेट है,
तो ये जो डिस्टेंस होती है ये हमारे पास एंड डिस्टेंस होती है, और ये जो डिस्टेंस होती है ये हमारे पास एज डिस्टेंस होती है। तो तीन तरह की फेलियर आपके पास होती है, इम्प्रॉपर, एज या कहिए एंड डिस्टेंस की वजह से। ठीक है तो ये एंड डिस्टेंस बट बोलते इसको एज डिस्टेंस है। ठीक, तो कौन सी, बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, शेयर फेलियर ऑफ प्लेट एंड स्प्लिटिंग। तो इस तीनों तरह की जो फेलियर है वो प्लेट्स की है, प्लेट्स की है। ठीक है, अब तुमने यार कुरकुरे की याद दिला दी, अब खाने पड़ेंगे। 2 दिन से तो मैं, इतना वर्कलोड है, 2 दिन से मेरा लंच लंच स्किप हो रहा है समझ लो। कल लंच और डिनर एक साथ किया था, और आज जो लंच हुआ है हमारा वो 5 बजे के बाद में हुआ है। अब इसका आंसर बताइए। Which of the following failures of bolted joint can be avoided by providing sufficient edge distance? तो याद रखिएगा, जो भी फेलियर थी सब पहले या दो प्लेट्स की थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लेट की शीयर फेलियर हो जाएगी। टेंसाइल फेलियर अलग है और टीयरिंग फेलियर अलग है, याद रखिएगा। टेंसाइल फेलियर में क्या होता है, जो प्लेट होती है हमारी, तो वो यहां से 2 पार्ट में ब्रेक कर जाती है, यहां से टूटती है, राइट। जबकि टीयरिंग फेलियर में क्या होगी, यहां पर अगर बहुत पास में ये अगर आ जाएगा तो ये इस तरीके से ब्रेक कर जाएगी। ठीक है, डी नहीं होगा, डी डी में जो, देखो एक्चुअल में क्या होता है, जो टेंस, अगर ये प्लेट है तो टेंसाइल फेलियर में जो क्रैक पड़ेगा आपका वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में पड़ेगा। किस में पड़ेगा, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, यानी कि विड्थ के पैरेलल। जबकि जो टीयरिंग हो रही है या जो स्प्लिटिंग हो रही है उसमें जो क्रैक पड़ रहा है वो कौन से डायरेक्शन में पड़ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। तो इसमें अगर प्लेट टूटेगी तो इस तरीके से लंबाई के पैरेलल ब्रेक करेगी। ठीक है, अभी क्लियर हो गया, अभी क्लियर हो गया। स्प्लिटिंग या क्रैकिंग फेलियर ऑफ प्लेट, या क्या, स्प्लिटिंग या क्रैकिंग फेलियर ऑफ प्लेट, ये हो गया। तो सियरिंग, बियरिंग एंड स्प्लिटिंग, एसएसबी, एसएसबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। यार सभी सही बता रहे हैं इसका आंसर, कोई गलत नहीं बता रहा। चलो ठीक है, तो जनरली इसमें कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है, आंसर जो है स्टूडेंट वो सी देने लगते हैं, ध्यान रखिएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव रिवेट्स मेजर्ड अलोंग अ रो ऑफ रिवेट्स इज कॉल्ड। तो पिच होगा, क्योंकि ये रो होती है हमारे पास, तो ये एक रिवेट है, ये रिवेट है, ये रिवेट है। ठीक है, तो ये रिवेट लाइन है, ये क्या है हमारे पास, रिवेट लाइन। रिवेट लाइंस, ठीक है। तो इनके बीच की ये जो डिस्टेंस होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। रिवेट लाइन के कुछ और नाम भी होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। तो स्क्राइब लाइन, बैक लाइन, गेज लाइन, ये सभी के सभी क्या है, रिवेट लाइन के नाम है। स्क्राइब लाइन, बैक लाइन और गेज लाइन। ठीक, ये रिवेट लाइन के ही दूसरे नाम है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन रिवेट सेंटर्स मेजर्ड अलोंग ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ट्रांसवर्स टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास, अब ये गेज हो जाएगा, है ना। ठीक है, क्या हो जाएगा, गेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रू। हाँ जी, स्क्रू में क्या होता है, स्क्रू में पार्शियल थ्रेड्स होती हैं, फुल्ली थ्रेडेड होता है, इज ऑलवेज फिटेड विद नट्स या ऑल ऑफ द अबव। तो स्क्रू तो सबने देखा होगा। ठीक है, तो पार्शियली फुल ऑफ थ्रेड्स होता है, ठीक है, पार्शियली थ्रेडेड होता है। हालांकि बोल्ट के रेस्पेक्ट में इसमें थ्रेड्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, बट हेड के पास में कुछ डिस्टेंस पर थ्रेड्स जो है वो नहीं होती हैं। ठीक है, स्क्रू में, और स्क्रू में नट्स नहीं लगाए जाते, बोल्ट में नट्स लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेंट्रिसिटी ऑफ कनेक्शंस इंट्रोड्यूसेस। कनेक्शंस में अगर एसेंट्रिसिटी है तो इसकी वजह से इस तरह की स्ट्रेसेस आती हैं। हमेशा नहीं होंगे ना फुल्ली थ्रेडेड, आप फुल, ठीक है, और होंगे भी तो यार किसी एक ही ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरह के आते हैं, जैसे ब्लैक वाले जो पेचेस आते हैं, ठीक है, स्क्रू आते हैं, तो क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी स्ट्रेसेस। एसेंट्रिसिटी की वजह से जो स्ट्रेसेस आती हैं वो किस तरह की स्ट्रेसेस होती हैं, सेकेंडरी स्ट्रेसेस होती हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी इफेक्ट्स, सेकेंडरी एसेंट्रिसिटी की वजह से तो है, बट अदर फैक्टर्स की वजह से ही पूछ सकता है, तो उसको ही पढ़ लेते हैं। सेकेंडरी इफेक्ट्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम टेम्परेचर चेंजेस। तो टेम्परेचर चेंजेस की वजह से भी सेकेंडरी स्ट्रेसेस आती हैं। डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर का डिफरेंशियल सेटलमेंट है तो उसकी वजह से भी आपके सेकेंडरी स्ट्रेसेस आएंगी। ठीक है, या एसेंट्रिक कनेक्शंस, या रिजिडिटी ऑफ जॉइंट डिफरिंग फ्रॉम डिजाइन एजम्पशन। डिजाइन में आपने 100% रिजिड एज्यूम किया हुआ है, बट रिजिड है नहीं। हाँ, पी डेल्टा इफेक्ट इसी को बोलते हैं, लोड और डेल्टा एसेंट्रिसिटी हो गए, राइट। तो सेकेंडरी इफेक्ट्स और भी अदर रीजंस की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवेट्स इन लैप जॉइंट, सभी को मालूम है क्या होगा, सिंगल शेयर होगा। सिंगल कवर बट जॉइंट होगा तो भी सिंगल शेयर होगा, डबल कवर बट जॉइंट होगा तो डबल शेयर होगा। रिवेट एक जगह से कटेगी तो सिंगल शेयर, दो जगह से कटेगी तो डबल शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बस कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि हाँ ऐसे सवाल भी एग्जाम में आते हैं। द लोड फैक्टर अप्लाइड टू डेड लोड्स और लाइव लोड्स इन द डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स इज। ठीक है, तो आंसर सभी का 1.5 आ रहा है। ठीक है, आंसर बेटा 1.5 नहीं। याद रखिएगा, स्टील के केस में जब तक पूछा ना जाए आपने एलएसएम कंसीडर नहीं करना है। हमेशा स्टील का आंसर आप डब्ल्यूएसएम के अकॉर्डिंग दीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, और आपको मालूम है डब्ल्यूएसएम मेथड में हम लोग क्या करते हैं, लोड को इंक्रीज नहीं करते, लोड को इंक्रीज नहीं करते हैं। ठीक है, और एक सेकेंड जरा आप वेट कीजिएगा।
देखो मैं बहुत सारे ना ये स्क्रूज की जो है वो इमेजेस देख रहा हूँ, तो उसमें क्या है कि जो हेड है इसका, उसके पास में थोड़ा सा एरिया में, थोड़े से एरिया में क्या है, स्क्रू जो थ्रेड्स हैं वो नहीं बननी है, ठीक है। तो अभी उसको आप डाउट की कैटेगरी में रख सकते हो, ठीक है, इसको और कंफर्म कर लेंगे, बट जितना मुझे भी ध्यान आ रहा था ना उस हिसाब से मैं बता रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the options given below are true about how the commonly used structural steel are made? वेरी लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग यूजेस के अकॉर्डिंगली आपके जो परसेंटेज दी हुई है, ठीक है। तो एक डेड माइल्ड स्टील भी होता है, हालांकि देखो ये हमारा मतलब बेसिकली जो मेटलर्जी कही है, जो मेटेरियल साइंस होता है, उन लोगों को इतना ज़्यादा पढ़ना होता है। लोड फैक्टर वाला भी मैं डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी मैं आईएस कोड से आपको सेशन के एंड में बताता हूँ उसको, ठीक है, विद आईएस कोड से, ठीक है। तो ये आगे यूजेस है। तो बेसिकली कुल मिलाकर क्या है यहाँ पर 0.05, हालांकि हम लोग 0.15 से लेते हैं स्ट्रक्चरल केसेस में, तो 0.15 से लेकर 0.3 तक तो आपका क्या हो जाता है, माइल्ड स्टील में हो जाता है। फिर मीडियम में क्या है, 0.25 से स्टार्ट होकर 0.5 तक कहां पर जा रहा है, मीडियम कार्बन स्टील में जा रहा है। फिर 0.55 से स्टार्ट होकर इवन 1.4 तक चला जा रहा है हाई कार्बन स्टील, डिपेंडिंग ऑन की उसको किस पर्पज में हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो आपके जो सभी ऑप्शन है वो आपके सही हैं। वेरी लो कार्बन स्टील में 0.1 से परसेंट से कम भी है, लो कार्बन स्टील में आपके पास 0.1 से 0.25 भी है, मीडियम में 0.25 से 0.6 आपने देख ही लिया, हाई कार्बन में 0.55 की जगह पर 0.6 से 1.1 दे रखा है, तो इसमें क्या रहेगा, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। वैसे यहाँ पर आपके पास आंसर में सी दे रखा है कि हाई कार्बन से 0.6 से 0.95, ये नहीं है, आपको दिखा दिया मैंने इसका, ठीक है। तो वो सभी सही हो रहेंगे। वैसे लोड फैक्टर में दो चीजें आपको ऑलरेडी मालूम होती हैं, देखो डब्ल्यूएसएम में लोड फैक्टर 1 होता है क्योंकि लोड को इंक्रीज नहीं किया जाता, एलएसएम में आपको मालूम है लोड फैक्टर आप 1.5 लेते हैं। एक आपका होता है अल्टीमेट लोड मेथड, ये ठीक है, या समटाइम्स खाली केवल प्लास्टिक मेथड भी बोल देते हैं, ठीक है। वहां पर बस वो 2.2 वाला फैक्टर देखना है, तो अभी आईएस कोड में हमें दिख जाएगा, लेकिन बीच में टाइम खराब नहीं करेंगे, एंड में देख लेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी इनडायरेक्ट वे में हमारा हो चुका है, ये क्वेश्चन हमने इनडायरेक्ट वे में ऑलरेडी क्या है कर लिया है इसको। इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है,
नहीं आया था उस समय। इसको आप सॉल्व करके फटाफट आंसर बताइए जरा, इसका आंसर कीजिए जल्दी से। ऑप्शंस बाद में देख लीजिएगा, पहले क्वेश्चन देख के कीजिए जरा, ऑप्शंस बाद में। अभी आ गया सभी का आंसर? किसी का 150 आ रहा है, किसी का 210 आ रहा है। चलिए हाँ, तो 212 तो ऑप्शन में है। द मैक्सिमम डिजाइन फोर्स फॉर अ रिवेट इन द फॉलोइंग ब्रैकेट कनेक्शन if spacing between adjacent rivet is 150 mm। ठीक है, तो एसेंट्रिक कनेक्शंस का बहुत बार आपको पहले बताया जा चुका है बेसिक। ठीक है चलिए, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको क्रिटिकल रिवेट ढूंढनी होती है। क्रिटिकल रिवेट कौन सी है? तो लोड की डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्टेंस पर हमारी जो रिवेट होती है वो हमारी क्या होती है? क्रिटिकल रिवेट होती है। ठीक, तो ये वाली रिवेट जो हो जाएगी हमारी एक तरह से क्या रहेगी? क्रिटिकल रिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर एक तो डायरेक्ट लोड आएगा। अब जो डायरेक्ट लोड होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा? 5 रिवेट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट लोड लगेगा वो कहाँ लगेगा? नीचे की ओर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया है। ये तो 90 हो गया, ये तो 90 हो गया। ठीक है, अब आएगा आपके पास क्या? शेयर की वजह से, सॉरी टॉर्जन की वजह से। याद रखिएगा टॉर्जन की वजह से क्या होता है? हमारे पास जो शेयर स्ट्रेस होती है टी टाउ, वो होती है टी अपॉन जे इंटू आर इजिकल्स टू टी अपॉन, ये जो जे होता है ये होता है सिग्मा ए आर स्क्वायर और इंटू आर। अब अगर मुझे इसकी वजह से फोर्स कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स बन जाएगा, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स बन जाएगा। ठीक है, तो इंटू एरिया, इंटू एरिया। तो यहां से एरिया क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्योंकि सभी रिवेट का एरिया कॉमन आ जाएगा बाहर। सभी रिवेट्स का एरिया क्या जाएगा? बाहर कॉमन। तो ये हो जाएगा आपके पास टी अपॉन सिग्मा आर स्क्वायर और इंटू आर। ठीक है, इजिकल्स टू
अब देखो जो टॉर्क है आपके पास वो कितना लगेगा, 450 इंटू 160, तो 450 किलो न्यूटन, तो इसको आप कर देंगे 10 पावर 3 कर दो फिलहाल न्यूटन के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, और एसेंट्रिसिटी जो दी है वो दी है आपके पास 160 न्यूटन एमएम में। ये आपके पास किस में आ गया, न्यूटन एमएम में आ गया। और सिग्मा आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि जितनी भी रिवेट्स हैं वो सारी क्या क्या है, सेम डिस्टेंस पर, यानी कि 150 पर, 150 पर, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 150 का स्क्वायर। हालांकि कैलकुलेटर के बिना सवाल होगा नहीं, बट सवाल अच्छा है कैलकुलेशन के लिए, तो उसको हम लोग कर ले रहे हैं। और इनटू जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो भी कितनी है, 150, ये आएगा आपके पास न्यूटन में। तो अगर मुझे इसे को किलो न्यूटन में लाना है तो मैं क्या करता हूँ, इस 10 पावर 3 को हटा देता हूँ, तो ये किलो न्यूटन में आ जाएगा। दूसरे 150 से एक पावर ये सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और 15 या 45, ठीक, और 4 चौक 16, तो इसको ये कैलकुलेट किया जा सकता है इजिली। तो आप सॉल्व कीजिएगा, ये जो फोर्स आएगा ये आपके पास आ रहा होगा 120, ये आ रहा होगा 120। ठीक है, अब समस्या क्या है उस बात को समझिएगा। ठीक है, बताइए, जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा, जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा, ये डिस्टेंस आर है, तो याद रखिएगा जो शियर फोर्स टॉर्जन की वजह से जो फोर्स लगता है वो इस आर के परपेंडिकुलर लगता है, तो वो भी नीचे की ओर ही लगेगा। तो वास्तव में यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए था वो 90 और प्लस 120 सीधे सीधे ऐड हो जाएगा, सीधे सीधे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 210 स्क्वायर रूट जो करना पड़ेगा वो इस वाली रिवेट के लिए करना पड़ेगा, बट इट इज नॉट क्रिटिकल रिवेट, इसमें वैल्यू अभी कम नहीं होगी। ये पॉइंट समझ में आ गया। तो इस लाइन पर आने की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें जो डायरेक्ट फोर्स है वो भी नीचे की ओर है, और जो टॉर्जन की वजह से होगा वो भी नीचे की ओर होगा, तो फिर तो सीधे सीधे ऐड ना कर दे इसको। है ना, P प्लस क्यू का होल, ठीक। तो आंसर 210। अब 210 ऑप्शन में नहीं है, 16 नहीं है, 160 है, सॉरी 16 नहीं है, 160 है। ये एसेंट्रिसिटी थी, ये एसेंट्रिसिटी थी 160। आपको साफ्ट याद है, जब साफ्ट में ट्विस्टिंग होती थी तो शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन क्या होती थी, हमेशा याद रखिएगा, जो शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन होती है, ठीक, वो आप या तो टॉर्क के अलोंग लोगे या टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में लोगे, क्योंकि दो डिफरेंट प्लेन जो होते हैं वो एक दूसरे पर स्लिप करते हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट पर शियर स्ट्रेस देखूंगा तो इधर होगी, अगर मैं इस पॉइंट पर शियर स्ट्रेस देखूंगा तो इधर होगी, अगर इस पॉइंट पर शियर स्ट्रेस देखूंगा तो इधर होगी। मतलब एक ही सेंस में आपने लेना है, किसी भी पॉइंट पर या तो क्लॉकवाइज रोटेशन के सेंस में लेना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के सेंस में लेना है, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन है, बिल्कुल टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपने शियर स्ट्रेस को लेना है। तो एक बार बताओ, इस लोड की वजह से इस पर जो टॉर्जन आएगा वो क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, समझ रहे हैं। तो ठीक है, तो टेंजेंशियल मतलब आर के परपेंडिकुलर, तो यहां पर ये जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस यहां से आर ये है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन यही तो हुई, यही तो हुई। और इसी वजह से याद रखिएगा, इन जनरल जो हम लोग ये वाला केस जो कंसीडर करते थे,
इसमें क्या होता था, हमने यहां पर ज्वाइन किया तो डायरेक्ट स्ट्रेस यहां पर आती थी एक F1, और जो दूसरा F2 आता था वो याद कीजिए इसके परपेंडिकुलर इस तरह से आता था, तब इन दोनों के बीच में एंगल थीटा बनता था। इस वाली रिवेट के लिए क्या होता था, ये इधर होता था F1, और F2 जो होता था वो इस लाइन के परपेंडिकुलर यहां आता था। मतलब ये वाला जो है ये भी क्या है, क्लॉकवाइज सेंस, देखो ये भी क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा है और इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो ये वाला फोर्स भी किस में जाएगा, क्लॉकवाइज सेंस में जाएगा और इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो इस वजह से यहां का एंगल थीटा बढ़ जाता था, यहां का एंगल थीटा बढ़ जाता था, और रिजल्टेंट के केस में हम लोग क्या करते थे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कॉस थीटा अंडर रूट। तो हम लोग क्या करते थे, थीटा कम रहे, तो थीटा कहां पर कम रहेगा, इस वाले के लिए कम रहेगा। तो इस केस में तो क्या हो गया, दोनों ही आ गया। तो अंडर रूट लेके मत कीजिएगा, 150 गलत है। अब आपको देखना है कि 210 है तो 212.5 लेकर चलें या 200 लेकर चलें। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम डिजाइन फोर्स पूछा है, ठीक है। चलो क्लोजेस्ट ऑप्शन यही है तो हम इसी को लगा देते हैं 212.5। ठीक है, तो इसको लगा दीजिए आप। वैसे लॉजिकली गलत है ये, 212.5 इस पर फेल कर जाएगा, इस पर फेल कर जाएगा, लेकिन हो सकता है एक चीज हो सकती है कि जैसे हमने एरिया से एरिया डायरेक्टली माइनस कर दिया था, या कहीं थोड़ा बहुत जो पाई की वैल्यू वगैरह रखने से थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाए। ठीक है, तो वैसे तो जो आंसर इसका सी भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर 210 मैक्सिमम लोड है तो हमें इससे कम ही रहना चाहिए, है ना। तो वो तब लोगे ना जब 90 डिग्री पर हो गया, अगर 90 डिग्री, जब बुक में वैसे ही सॉल्व किया, बुक में क्या क्या गया है, बुक के सोल्यूशन में क्या गया है, इसको इसको क्रिटिकल लिमिट माना है। देखो यहां पर क्रिटिकल लिमिट मानकर ये वाला सीधे सीधे यहां हो गया, और दूसरा ये इस पर 90 डिग्री पर इधर दिखा दिया, 90 डिग्री पर यहां दिखा दिया, सही है, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया, रिजल्टेंट ये हो गया। ठीक है, और इस तरीके से क्या कर दिया, दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका 150 आंसर आ जाएगा। जबकि आप समझ गए ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि क्रिटिकल रिवेट जो होगी हमारी ये वाली नहीं होगी, क्रिटिकल रिवेट हमारी कौन सी होगी, ये वाली होगी। क्रिटिकल रिवेट हमेशा लेकिन हम ये सोच कर हम गलत आंसर पे टिक नहीं लगा सकते ना कि जिसने आंसर निकाला है उसने गलत माना है। हमें मालूम है कि रिजल्टेंट का तरीका क्या होता है कि एंगल मिनिमम हो और डिस्टेंस मैक्सिमम हो, तो सभी रिवेट्स की जो डिस्टेंस है वो यहां से क्या है, सेम डिस्टेंस है, तो एंगल मिनिमम इसी के लिए बन रहा है 0 डिग्री, तो क्रिटिकल रिवेट तो यही होगी। शॉर्टकट भी आपको पता है, क्रिटिकल रिवेट कौन सी होती है, लोड की डायरेक्शन में यहां से मैक्सिमम डिस्टेंस वाली, तो मतलब लोड के सबसे पास में यही रिवेट पड़ रही है, तो यही हमारी क्रिटिकल रिवेट होगी। ठीक है, बाकी अगर किसी और को कुछ और लग रहा हो तो बताइए, लॉजिक मैंने आपको बता दिया। ये सेलिन कह रहा था ना कि मॉडी जो नई बुक्स आ गई हैं अपडेटेड, उसमें देखो क्या कर रखा है, उसमें इसको करेक्ट किया या नहीं किया। डेटा अच्छा था सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। सर क्रिटिकल रिवेट 3 नहीं हो सकती, क्यों, 3 क्यों नहीं हो सकती, क्रिटिकल रिवेट 3 क्यों नहीं हो सकती। नेक जी, रीजन दीजिए, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूं इस बात को। हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन रीजन मालूम चल जाए।
क्योंकि जितना हमने अभी तक इतनी बार एसेंट्रिक कनेक्शन पढ़ा है तो उसमें हमने यही पढ़ा है ना, कि एक तो इसमें डायरेक्ट लोड नीचे आएगा ही आएगा इसकी वजह से, और दूसरा जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो जो टॉर्जन की वजह से फोर्स आएगा वो भी नीचे आएगा। तो ये दोनों पैरेलल हो गए तो इनके बीच में एंगल 0 डिग्री यानी कि मिनिमम हो गया, और मिनिमम हो गया तो यही क्रिटिकल होनी चाहिए। जब लोड आएगा तो सबसे पहले 2 पर आएगा, नहीं ऐसा कोई रीजन नहीं है। याद रखिएगा, एक अजम्पशन हम लोग मानकर चलते हैं कि जितनी भी रिवेट्स हैं दे आर इक्वली स्ट्रेस्ड, मतलब जो डायरेक्ट लोड होता है वो सब पर बराबर बराबर बढ़ता है। ये जो लोड होता है ये सब पर क्या होता है, सेम आता है। ठीक है, तो जब मैं लोड को यहां पर शिफ्ट करूंगा तो ये सभी में क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। 450/5 तो सब में बराबर जाएगा, और इसी वजह से अगर आप देखो तो यहां पर 450/5 90 तो लिया ही गया ना। ठीक है, चलो आप मुझे सेंड कर देना, व्हाट्सएप पे कर देना। अगर ऐसा होगा तो इसको नेक्स्ट क्लास में करेक्ट करवा देंगे, ठीक है। आप मुझे सेंड करना, ठीक है। चलिए फिर, तो इस क्वेश्चन को हम लोग डाउट में डाल रहे हैं। नेक के पास इसका एक्सप्लेनेशन है, कुछ क्वाड्रेंट ज्योमेट्री कुछ है, तो मैं उसको पढ़ लूंगा, ठीक है, फिर मैं समझ के आपको समझा दूंगा। दूसरी बात याद रखिएगा, दूसरा ये कह रहे हैं कि सर, अनुज कह रहे हैं कि 2 पर पहले फेल होगा। बेटा जब ट्विस्टिंग होगी ना, तो ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ऐसा नहीं होगा कि इसकी ट्विस्टिंग पहले हो जाएगी और इसकी नहीं होगी। सारे पॉइंट की ट्विस्टिंग, जब पॉइंट एक दूसरे के पैरेलली मूव स्लिप करना स्टार्ट करेंगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि मान लीजिए तो अगर मुझे इसे रोटेट कराना होगा, भैया सारे पॉइंट एक साथ रोटेट करेंगे ना, ऐसा तो ना कि एक पॉइंट पहले रोटेट कर जाएगा बाकी नहीं करेगा। ठीक है, सर टॉर्जन में बोल्ट से लोड का डिस्टेंस क्यों नहीं बेटा, ये यही तो क्या है, लोड इनटू एसेंट्रिसिटी है। सेंट्रॉइड से लेते हैं ना, सेंट्रॉइड ये है ना, सेंट्रॉइड ये है। हाँ अभी तक फिलहाल होना चाहिए, लेकिन ये होता है ना, हम भी अभी लर्निंग फेज में भाई, बहुत कुछ है। बीटेक के बाद एक एमटेक नाम की चीज होती है, उसके बाद पीएचडी नाम की चीज होती है ना, और उसके बाद फिर ये आईएएस कोड, बहुत कुछ होता है सीखने को। ऐसा नहीं है कि जो हमने अभी तक सीखा है वही फाइनल है। ठीक है, तो देख लेंगे इसको फिलहाल। अभी तक जो है मेरे अकॉर्डिंगली जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली 3 जो है वो क्रिटिकल है। इसके अकॉर्डिंगली आंसर आपको बता दिया, ठीक है, कैसे हमें कैलकुलेट करना है। और अगर सेकंड क्रिटिकल डिबेट है तो उसको देखकर भी आपको बता दिया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। डायमंड पैटर्न ऑफ बोल्टिंग इज बेनिफिशियल ओवर चेन एंड स्टैगर्ड बोल्टिंग। ठीक है, डायमंड पैटर्न ऑफ बोल्टिंग इज बेनिफिशियल ओवर चेन एंड स्टैगर्ड बोल्टिंग बिकॉज it transmits maximum force, it has maximum efficiency, it is easy to fabricate, it leads to minimum deflection. अब इसमें भी दो ऑप्शंस जो हैं अब आपके, ए और बी।
अब ए को कंसीडर करोगे या बी को कंसीडर करोगे? ये मैक्सिमम फोर्स ट्रांसमिट करेगा या इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, किस पर टिक किया जाए? ठीक है, चलो आप सभी को बी सही लग रहा है, बी पर ही टिक लगाते। ठीक है, चलिए, तो आप कह सकते हैं कि इस केस में, हालांकि देखो दोनों ठीक है, तो ए और बी वैसे इक्वली करेक्ट है दोनों। ठीक है, जब ज्यादा फोर्स ट्रांसफर करेगा, मतलब अदर पैटर्न, डायमंड पैटर्न ऑफ बोल्टिंग इज बेनिफिशियल ओवर चेन इन स्टैगर, जब इनमें ये ज्यादा मैक्स, इन दोनों के रिलेटिवली जब ज्यादा फोर्स ट्रांसफर करेगा तभी एफिशिएंसी भी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। ठीक है, तभी क्या होगा, एफिशिएंसी भी मैक्सिमम आएगी। चलिए फिलहाल इसके पर, ठीक है, तो एफिशिएंसी टिक लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो स्ट्रक्चर स्टील है ऑफ ग्रेड Fe410A एस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो 410 ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है भाई, तो ESE में आया हुआ है बेटा, स्टेट ए में कुछ भी आ सकता है, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखो, a tie bar 50 mm into 8 mm is to carry a load of 80 किलो न्यूटन। एक टाई बार है, उस पर क्या करना है, 80 किलो न्यूटन का लोड लगाना है। ठीक है,
ओके, दूसरा क्या क्या गया, अ स्पेसिमेन ऑफ द सेम क्वालिटी स्टील ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 250 mm², फॉर अ मैक्सिमम लोड ऑफ 125 किलो न्यूटन कैरिड बाय द स्पेसिमेन। यानी कि जो स्पेसिमेन का एरिया है, यानी कि जो सैंपल है उसका जो आपको एरिया दे रखा है वो दे रखा है 250 mm², और इस पर जो आप मैक्सिमम लोड लगा पा रहे हो, मतलब जिस लोड पर ये फेल कर जा रहा है, वो कितना दिया हुआ है आपको, 125 किलो न्यूटन। दूसरी तरफ एक टाई बार है, इस टाई बार का जो एरिया है वो आपके पास दे रखा है 50 इंटू 8 mm, तो 5×8 = 40, तो 400 mm², और इस पर लोड कितना लगाना है, 80, इतना लोड लगाना है। और आपसे पूछा क्या है, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेस। तो यील्ड स्ट्रेस क्या हो जाएगी आपके पास, फेलियर लोड अपॉन एरिया, यानी कि 250 किलो न्यूटन में रहने दो, बिकॉज वो भी किलो न्यूटन में आएगा, और वर्किंग स्ट्रेस कितनी रहेगी, 80/400। तो इसको सॉल्व कर लेना, तो 125/250 इंटू 400/80, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, टू 2.5 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो पहले भी हमने कर रखा है। यूपीपीएससी में आया हुआ है ये क्वेश्चन भी आपका। एफिशिएंसी ऑफ अ रिवेटेड जॉइंट हैविंग द मिनिमम पिच, मिनिमम पिच, ठीक है भाई। तो पर पिच लेंथ जो हम लोग एफिशिएंसी लेते हैं वो क्या होता है, P-D/P इंटू 100। अब मिनिमम पिच आपको मालूम है, अब वैसे होता तो ये 2.55 है, ठीक है, बट हम इसको यहाँ पर 2.5D रखकर ही सॉल्व कर लेते हैं। आप रखकर सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा, 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर पिन कनेक्शन ऑफ जॉइंट्स allowable shear stress and bearing stresses are respectively। ठीक है, तो पिन जॉइंट्स है, ठीक है, या पिन कनेक्शन है, तो आपको मालूम है सिंगल रिवेट या सिंगल बोल्ट लगाया तो वो पिन कनेक्शन की तरह ही उसको माना जाता है। तो उस केस के लिए आपका लूंगा 100 एंड 300, शेयर में 100 और बियरिंग में 300, बियरिंग में 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS 100 the coefficient of expansion of steel per degree centigrade per unit length is taken as, तो कितना होता है, 12 इंटू 10⁻⁻6 होता है, तो डिवाइड कर दीजिएगा 10⁻6 से, आंसर क्या रहेगा 0.000012। ग्रेड ऑफ स्टील इज डेजिग्नेटेड एज Fe415 इफ, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है वो 415 न्यूटन पर mm² होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल स्टील बीम्स आर डेजिग्नेटेड बाय इंडियन स्टैंडर्ड सीरीज एंड इट्स, ठीक है, तो रोल्ड स्टील आई सेक्शन को हम लोग
वेट पर मीटर एंड डेप्थ ऑफ सेक्शन, इसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग, डेजिग्नेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थ्रेडेड रॉड इज प्लेस्ड इनसाइड अ ट्यूब एंड फास्टेंड बाय नट्स एट बोथ एंड्स, द पिच ऑफ द थ्रेड इज P फॉर क्वार्टर टर्न, व्हाट इज द एडवांसमेंट ऑफ द नट। ठीक है, तो एक कोई बोल्ट वगैरह है और इसमें अगर थ्रेडिंग की गई है तो पिच क्या होती है, एक कंप्लीट सर्कल घूमने पर ये जितना आगे बढ़ता है उसको हम लोग पिच P बोलते हैं। तो एक कंप्लीट सर्कल में अगर P का एडवांसमेंट होता है तो क्वार्टर सर्कल में कितना हो जाएगा, P/4 हो जाएगा, P/4 हो जाएगा। संतोष गौड़ा जी, अगर एक बार दो बार आपके पास यूथ की बुक हो जाए उसके बाद में अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप कर लो यार, अच्छी बात है। चलिए फिर आज का लास्ट क्वेश्चन, according to IS specifications, rivets or bolts carrying a calculated shear stress through a packing more than 6 mm thick should be increased by how many percentage for each 2 mm thickness of packing। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग डबल कवर बट जॉइंट बनाते हैं तो पता चला कि एक प्लेट की थिकनेस ज़्यादा है और दूसरी प्लेट की थिकनेस कम है, तो यहाँ पे आप डबल कवर बट जॉइंट कैसे प्रोवाइड करोगे, इधर वाली प्लेट लूज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या प्रोवाइड करते हैं, पैकिंग प्रोवाइड करते हैं, पैकिंग। तो पैकिंग की हर 2 mm एक्स्ट्रा के लिए हम लोग कितना 2.5% रिवेट्स, 2.5% रिवेट्स जो है वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो स्टील हो गया। अब कल क्या हमें करना है, सॉइल मैकेनिक्स। कल मतलब मंडे को अब आपका पहले टेस्ट होगा, मंडे को आपका टेस्ट रहेगा। टेस्ट में क्या क्या रहेगा आपका, मैकेनिक्स, सोम, स्ट्रक्चर, आरसीसी और स्टील, इन 5 सब्जेक्ट का आपका मंडे को टेस्ट रहेगा। ठीक है, और टेस्ट के बाद में मंडे को आपके 2 डाउट्स अभी रह गए हैं। एक तो कौन सा लोड फैक्टर कब कहाँ यूज होता है, एक हमें इसको डिस्कस करना है। और एक आपका जो आज का ये क्रिटिकल रिविट वाला क्वेश्चन था उसको डिस्कस करना है। और मेरे ख्याल से स्क्रू से ही स्क्रूड वर्ड बना है, तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा, इसको भी देखेंगे। ठीक है, चलिए, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू। सर फाउंडेशन इंजीनियरिंग की मैराथन करा दीजिए। सुमित भैया कमाल कर, बेटा ऑलरेडी मैराथन अवेलेबल, आप देखो तो सही। अच्छा आप, हाँ आपको बता दिया जाए, आपको बता दिया जाए कि जितनी भी मैराथन क्लासेस थी उनकी एक कंप्लीट एक सिंगल प्लेलिस्ट बना दी है। कुछ स्टूडेंट्स को हाईवे की मैराथन नहीं मिलती थी, स्ट्रक्चर की मैराथन नहीं मिलती थी, तो अब एक कंप्लीट एक सिंगल मैराथन क्लास बना दी है। उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो उसमें आपको अब मैक्सिमम 1-2 सब्जेक्ट को छोड़कर लगभग हर सब्जेक्ट की मैराथन क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि कुछ मैराथन क्लासेस मैंने जो एसएससी जेई का कोर्स करवाया था 3 दिन का रिवीजन, उसमें करवाई थी, तो वो एक सिंगल प्लेलिस्ट बना दी है। आप वहां पर आपको अब अदर सब्जेक्ट की भी मैराथन मिल जाएंगी एक ही प्लेलिस्ट में। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि अब 1-2 दिन में शायद मंडे से आपको एक ये सेशन तो आपका चलेगा ही, इसके अलावा डेली एक लाइव टेस्ट का सेशन आपको और मिल सकता है। अभी उसका हम प्लान कर रहे हैं। ठीक है, सिविल के लिए, हिंदी के लिए और जीएस के लिए लाइव टेस्ट आपको मिल जाया करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, तो शायद मंडे से ये चीज़ें आ जाएं, होना स्टार्ट है। रेलवे का भी है, वहाँ पर रेलवे का भी करवा रखा है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आप देख लेना। ठीक है, अब आपको मैक्सिमम प्ले लिस्ट मैक्सिमम मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू, फाइनली गुड नाइट। जेपीएससी के मेंस के लिए आप पेड बैच चल रहा था एसएससी जेई वाला, वो परचेज कर सकते हैं, नहीं तो फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है मेंस के, वो आप वहां से आप कर लीजिए। ठीक है।